are going to start standard 6 सब्जेक्ट हिंदी। ओके, हमें इसमें चैप्टर नंबर 2 देखना है, जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि गांधी जी के जीवन से। यानी कि इस चैप्टर के टाइटल से पता चलता है कि इसमें गांधी जी के जीवन के बारे में बताया हुआ है कि गांधी जी ने अपने जीवन में कौन कौन सी यातनाएं का सामना किया है और कैसे कैसे मुश्किलों को सहा है। ओके, तो चलो हम ये चैप्टर देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। बात उन दिनों की है जब गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर थे। उन दिनों एक बार गोपाल कृष्ण गोखले उनके यहाँ आकर ठहरे। गांधी जी उनमें गुरु की भांति श्रद्धा रखते थे। गोखले जी को किसी महत्वपूर्ण पार्टी में जाना था। उनका दुपट्टा गींज गया था और उसमें सलवटें भी पड़ गई थी। इतना समय था नहीं कि उसे धोबी से धुलवाया जाता। लिहाजा गांधी जी ने कहा, मैं इस पर अच्छी तरह इसे कर दूंगा। गोखले जी बोले, मैं वकील की हैसियत से तुम्हारी योग्यता पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन धोबी के रूप में नहीं। देखो कि इसमें ये बता हुआ है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में रहते थे तो जो गांधी जी जिनको अपना गुरु मानते थे वो उनके पास रहने के लिए आए थे। तो उन्हें वो जो उनका नाम था गोखले जी। ओके, तो वो किसी पार्टी में जाने वाले थे कि उनके दुपट्टे में गिंच आ गई थी। ओके, सलवटें आ गई थी। तो वो सलवटें दूर करने के लिए अभी टाइम भी नहीं था कि वो इस्त्री कर पाते। तो गांधी जी बोलते कि मैं कर देता हूँ, बट वो वकील के हैसियत से आए थे तो वो बोलते कि मैं वकील के हैसियत से आप पे भरोसा कर सकता हूँ, बट किसी धोबी के हैसियत से नहीं। अगर तुमने उसे खराब कर दिया तो मेरे लिए यह बहुत बहुमूल्य चीज है। मेरे गुरु महामती रानडे ने यह मुझे भेंट किया था, यह उनकी निशानी है। परंतु गांधी जी ने आग्रह किया और दुपट्टे पर इस्त्री कर दी। उनके काम से गोखले जी खुश हुए। इस पर गांधी जी को इतना हर्ष हुआ कि वे कहने लगे, अब अगर सारी दुनिया भी मुझे अच्छा धोबी का प्रमाण पत्र न दे तो मुझे परवाह नहीं। देखो, जो उन्होंने इस्त्री की गांधी जी ने, तो वो उनको गोखले जी को बहुत पसंद आई। तो फिर वो खुश हुए उन पर, गांधी जी पर, तो उनको अच्छे से सम्मान दिया। फिर वो गांधी जी भी खुश हो गए और उन्हें किसी की परवाह नहीं हुई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम में पानी की कमी थी। वहां रहने वाली स्त्रियों को अपने वस्त्र धोने के लिए काफी दूर तक सोते पर जाना पड़ता था। गांधी जी उसमें उनकी मदद करते थे। खादी उत्पादन के आरंभिक दिनों में हथकरघे पर जो साड़ियाँ बुनी जाती थी वे बहुत मोटी और भारी हुआ करती थी। आश्रम की स्त्रियां उन साड़ियों को पहनने के लिए राजी हो गई, परंतु जब उन्हें धोना पड़ता तब वे बड़बड़ाती थी। इस पर गांधी जी ने उनसे कहा था, मैं इन साड़ियों को धो दिया करूंगा। उन्हें दूसरों के कपड़े धोने में कोई शर्म या छोटापन नहीं लगता था। एक बार वे एक धनी व्यक्ति के यहाँ ठहरे। जब वे नहाने के लिए गुसलखाने में गए तो वो देखा कि गुसलखाने के फर्श पर एक सफेद धोती पड़ी हुई थी। नहाने के बाद उन्होंने अपनी धोती के साथ उस धोती को भी धो डाला। इसके बाद वे गीले कपड़ों को धूप में फैलाने के लिए ले गए। देखो क्या होता है कि गांधी जी कपड़े बनाते थे, लेकिन जो पहले चरखे पर कपड़े बनाए जाते थे वो बहुत ही जाड़े होते थे, यानी कि उसका कपड़ा बहुत भारी होता था। तो स्त्रियों को भी धोने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। तो गांधी जी उन्हें कहते थे कि मैं ये धो दूंगा। उस टाइम पर जो दक्षिण अफ्रीका में पानी की बहुत कमी थी, उस आश्रम में जहाँ गांधी जी रहते थे, तो वो दूर जाकर कपड़े धोने पड़ते थे। गांधी जी उनकी मदद करते थे। गांधी जी कपड़ों को धूप में सुखाने पर जोर देते थे, क्योंकि इससे एक तो वे और अधिक उजले दिखाई पड़ते थे और दूसरे धूप से जीवाणु भी मर जाते थे। गांधी जी को कपड़े फैलाते देख मेजबान ने कहा, बापूजी यह आप क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, क्यों, इसमें क्या बुराई है? फर्श पर पड़ी पड़ी साफ धोती गंदी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे धो डाला। मैं सफाई के लिए कोई भी काम करने में नहीं शर्माता। इस पर गांधी जी तो नहीं अपितु उनके मेजबान बहुत शर्मित हुए। देखो, वो जो फर्श पर पड़ी हुई एक धोती उन्हें दिखाई दी तो उन्होंने अपने कपड़ों के साथ उसे भी धो डाला था। तो वो जिसकी धोती थी वो आदमी उनसे कहता है कि आपने मेरी धोती क्यों धोई, वो पड़े रहने देते। तो गांधी जी कहते कि मुझे ऐसे काम करने में कोई शर्म नहीं है। जेल में अपनी वृद्धावस्था में भी गांधी जी ने कभी कभी अपनी धोती, अंगोछा और रुमाल स्वयं ही धो डालते थे और अपने साथियों का काम हल्का कर देते थे। आगा खां महल में
कस्तूरबा की अंतिम बीमारी के समय गांधी जी उनके प्रयोग किए हुए रुमालों को धोया करते थे। देखो, गांधी जी को कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता था, वो अपना काम भी स्वयं करते थे और दूसरों को भी मदद करते थे। गांधी जी अपनी पोशाक पर बहुत ध्यान देते थे। बचपन में वे अन्य लड़कों के साथ होड़ लगाकर मिल की अपनी बढ़िया धोती को खूब अच्छी तरह धोते थे, जिससे वह झकझक हो उठती थी। स्वयं कुएं से पानी खींचते और धोती धोते। गांधी जी को सादगी पसंद थी, परंतु गंदे और सिकुड़े मसले कपड़ों से उन्हें बहुत ही चिढ़ थी। वे स्वच्छता की जीती जागती मिसाल थे। देखो, गांधी जी को खराब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं, तो उनको क्या साफ सफाई अच्छी, साफ सुथरे कपड़े ही अच्छे लगते थे। एक दिन गांधी जी बाल कटवाने के लिए एक नाई की दुकान पर गए। गोरे नाई ने पूछा, क्या चाहते हो? मैं बाल कटवाना चाहता हूँ, गांधी जी ने कहा। खेद है कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। यदि मैं किसी काले आदमी के बाल काटूंगा तो मेरे सब ग्राहक छूट जाएंगे। देखो, एक दिन गांधी जी जो है वो बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाते हैं। नाई उनसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो? तो गांधी जी उनसे कहते हैं कि मैं बाल काटने के लिए आया हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं काले आदमी के बाल नहीं काट सकता, क्योंकि इससे मेरे गिराई जो है वो कम हो जाएंगे। इस अपमान से गांधी जी को मर्माहत हो उठे और उन्हें लगा कि मन में घुटने या अखबारों में अपीलें छपवाने से काम नहीं चलेगा। उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने काम को स्वयं करने चाहिए। फौरन उन्होंने बाल काटने की मशीन खरीदी और घर जाकर शीशे के सामने अपने बाल स्वयं ही काटने प्रारंभ कर दिए। वे दाढ़ी तो स्वयं बना सकते थे, परंतु सिर के बाल काटना टेढ़ा काम था। यह उन जैसे बैरिस्टर का काम तो था नहीं। सामने और दाएं बाएं के बाल तो जैसे तैसे काट छाट लिए, परंतु पीछे के बाल बिगड़ गए। उनके बाल विचित्र ढंग से कट गए देखकर उनके मित्र बहुत हंसे। एक ने मजाक में पूछा, गांधी, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या रात में इन्हें चूहे को उतर गए? गांधी जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, नहीं। गोरे नाई ने काले आदमी के बालों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने तय किया कि चाहे कितने ही खराब हो जाए, मैं अपने बाल स्वयं काटूंगा। देखो, नाई ने उनके बाल काटने के लिए मना कर दिया, तो उन्होंने एक नया मशीन लाए और खुद ही अपना काम करने लगे। बाल काटने का या फिर दाढ़ी बनाने का सब काम स्वयं ही करने लगे। उनके इस काम को देखकर उनके फ्रेंड्स जो थे, मित्र, वो भी उनकी मजाक उड़ाने लगे। फिर भी उन्हें कुछ बुरा नहीं लगा। एक बार खादी प्रचार के दौरान उन्होंने इच्छा प्रकट की कि कोई खादी पहनने वाला नाई उनकी हजामत बनाए। ऐसे नाई की खोज में स्वयंसेवक लोग इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। गांधी जी ने स्वयंसेवकों से कहा, हमें धोतिया और नाइयों को भी स्वदेशी का व्रत लेने को प्रेरित करना होगा। इसी प्रकार उड़ीसा में एक बार गांधी जी ने एक नाई बुलाया। उन्होंने देखा कि एक स्त्री लोखर लिए चली आ रही थी। उनके कानों में भारी झुमके और नाक में नथ थी, गले में हसूली थी और पैरों में कड़े और हाथों में चूड़ियां भी थी। यह देखकर गांधी जी बोले, अच्छा, तो तुम मेरी हजामत बनाओगी? उसने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और अपना उस्तरा तेज करने लगी। गांधी जी ने फिर पूछा, तुम ये भारी गहने क्यों पहने हुए हो? तो इससे तुम्हारी अपनी सुंदरता नहीं बढ़ती, ये भद्दे और मैले हैं। आंखों में आंसू भरकर वह स्त्री बोली, आप जानते हैं मैं इन्हें उधार मांग कर लाई हूँ। आप जैसे बड़े आदमी के सामने मैं बिना अच्छे गहने और कपड़े पहने कैसे आ सकती थी? देखो, जो उनके बाल काटने के लिए वो जो स्त्री आई है वो कैसी थी? पूरे गहनों से लदी हुई थी। तो फिर गांधी जी उससे बोलते कि तुम इतने गहने बन ठर कर गहने पहनकर क्यों आई हो? तो ये सब सुनकर वो स्त्री जो है वो रोने लगे, उसके आंखों में आंसू आ गए। तो वो फिर बोलती है गांधी जी से कि अब आप जैसे बड़े आदमी के सामने अगर मैं सिंपली रीति से यानी कि सादेपन से जाती तो आप क्या सोचते? मेरी सुंदरता बढ़ने के लिए मुझे ये पहनने ही पड़े। तो इसमें गांधी जी की वो औरत कहती है कि मैं इसे उधार मांग कर लाई हूँ कि आप जैसे बड़े आदमी के सामने मुझे अच्छे तरह से रहना चाहिए, इसीलिए। फिर गांधी जी की दाढ़ी और बाल बनाने के बाद उसने अपना मेहनताना गांधी जी के चरणों पर चढ़ा दिया, झुककर उन्हें प्रणाम किया और वहां से चली गई। देखो, गांधी जी को कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, कोई आदमी बड़ा और छोटा नहीं होता, वो सब उनके लिए सब समान ही होते हैं। इस चैप्टर से हमें यही पता चलता है कि हमारा काम स्वयं हमें ही करना चाहिए, ना कि दूसरों पर लादना चाहिए। ओके, धन्यवाद।